जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आने वाले बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में हम बताइएगा कि टोटल में से यानी कि हम यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, 30 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सही गया, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न आते हुए प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर देखिए कौन सा है। कौन सा एंजाइम वसा का प्रक्रिया करता है, यानी कि पाचन का क्रिया करता है, वसा को पचाता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वसा को पचाता है यानी कि प्रक्रिया करता है, तो वो लाइपेज है। लाइपेज से ही यहाँ पर वसा का यहाँ पर क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, लाइपेज द्वारा ही वसा का पाचन होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए हमारा है, दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी कि दूध से दही बनता है तो कौन सा प्रक्रिया होता है। तो प्यारे भाइयों बता दें हम आपको कि दूध से दही बनना यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, किण्वन की। ऑप्शन बी इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 3, मछली का श्वसन अंग, यानी कि जो मछली कहाँ से श्वास लेती है। तो आप सब जानते होंगे कि मछली सांस लेती है गिल्स से। क्या हो जाएगा हमारा, गिल्स से। गिल्स द्वारा ही मछली का यहाँ मछली अपने गिल्स द्वारा ही सांस लेती है। फेफड़े द्वारा मानव भी लेते हैं, यहाँ पर मानव का यदि पूछ ले तो फेफड़े द्वारा अपना सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, यानी कि छिद्र। रंध्र मतलब छिद्र होता है, रंध्र द्वारा पौधे जो है अपने श्वसन करते हैं। लेकिन रंध्र किस में अनुपस्थित रहता है, यानी कि रंध्र किस में नहीं रहता है। तो यहाँ पर प्यारे भाइयों हम बता दें, हाइड्रीला में यहाँ पर रंध्र नहीं रहता है। क्या होता है, हाइड्रीला में यहाँ पर रंध्र नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5वीं की ओर। प्रश्न संख्या 5 में हमारा यह देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का जैसे आप देखेंगे कि घाव वगैरह होता है, छिल जाता है, कट जाता है, तो वहां पर लाल लाल करके एक थक्का बन जाता है। वो किसके कारण होता है, तो वो होता है रक्त बिंबा के कारण। क्या होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त बिंबा को यहाँ बाबू प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स, इसी को प्लेटलेट्स कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी को हमारा क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स। इसी को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे भाइयों। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में यहाँ पर कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं। टोटल कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। 2 निलय रहता है, 2 अलिंद रहता है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिए, मनुष्य में ब्रेक ब्रेक नहीं बाबू, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रिक कहने का अर्थ हुआ किडनी। ब्रिक कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर किडनी किससे, किडनी का काम क्या है, तो बाबू हम बता दें किडनी का काम यहाँ पर उत्सर्जन का है। क्या हमारा काम है, वो उत्सर्जी पदार्थ है। क्या हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो वो बाबू है नेफ्रॉन। कौन सा है, वो नेफ्रॉन है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो ये इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। बबूल के पौधे में मुक्त कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, यानी कि बबूल के पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, तो बाबू बबूल के पौधे में यहाँ पर गोंद निकलता है। क्या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता, गोंद। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है बाबू। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और इसी के कारण रक्त का जो रंग है, रक्त का रंग वो लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही प्यारे भाइयों। यहाँ पर रक्त जो होता है वो क्या हमारा खून उसका होता है जो लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए बाबू, अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पर मेरु रज्जु मेंडुला से निकलता है। किससे निकलता है? मेरु रज्जु, जिसको स्पाइनल कोड भी बोलते हैं। स्पाइनल कोड, जिस पर स्पाइनल कोड भी कहा जाता है, वो कहाँ से निकलता है? मेंडुला से। याद रखिएगा। अगले 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। क्या कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरु रज्जु के आघात से, यानी कि मेरु रज्जु अनुपस्थित हो या उसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो उससे हो जाता है बाबू लकवा, जिसको पैरालिसिस भी बोलते हैं। जिसमें दिमाग तक अच्छी तरह से सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और इंसान है जो अजीबो तरीके से व्यवहार करता है। आप देखे होंगे कोई कोई स्टेशन पर वगैरह, जो कुछ दिमाग से उतना अच्छा, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती। मानसिक स्थिति सही नहीं होने का कारण एक मेरु रज्जु भी होता है, जिससे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। जैसे हमारा चोट लग रहा तो वो सारा चीज सिग्नल हो जो स्पाइनल कोड यानी कि मेरु रज्जु द्वारा ही ब्रेन तक भेजा जाता है। लेकिन जिसमें उसमें जिसका कोई दिक्कत आ जाता है तो वो थोड़ा सा पागल ऐसा व्यवहार करे लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लकवा, जिसको पैरालिसिस भी बोलते हैं। अजीबो तरीके से व्यवहार करता है, उसको मेरु रज्जु के में आघात हो चुका है, इसलिए वो थोड़ा सा पागल जैसा व्यवहार करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 क्या हमारा, देखिए कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझा देता है? पत्तियों को क्या करता है यार भाइयों? तो पत्तियों को मुरझा देता है। तो किसके कारण? देखिए, मुरझाने का जितना भी काम होगा वो क्या होगा? रोकने का जितना अधिकतर से ज्यादा अम्ल ही करता, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या जगह? एब्सिसिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है। कोशिका विभाजन को रोकने का काम भी एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। उसके कारण ही यहाँ कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। इसी के कारण यदि कोई पेड़ फल नहीं दे पाता है तो इसी के कारण वो कोशिका विभाजन कर ही नहीं पाता एब्सिसिक एसिड के कारण। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। जैसे कोई बच्चा जवान हो रहा, जैसे आपकी अभी उम्र रहती है, वो अभी जवानी आ रही है, जिसके इसमें इसका सही आंसर हम आपको बता दें, नियंत्रित करता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो किसी लड़के के प्रति आकर्षण आना, कुछ आवाज, गला फटना, बाल पकना, ये सब सारा चीज जो होता है, यानी कि मर्दाना, यानी कि बॉयज से, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि बच्चे से जवान आदमी बनने का जो भी प्रक्रिया था टेस्टोस्टेरोन के कारण ही यहाँ पर होता है। जैसे आवाज का गला देखते होंगे, बच्चे में आवाज पतला रहता है, बड़ा होता है तो उसको आवाज वो फट जाता है, नहीं मर्दाना जैसा हो जाता है। तो ये सारा काम टेस्टोस्टेरोन द्वारा ही होता है। या किसी लड़के के प्रति आकर्षण होना, ये सारा चीज हार्मोन का कारण ही है। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमें किस उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होगा? आयोडीन, आयोडीन हम क्या खाएंगे तो हमें मिलेगा? आयोडीन मिलता है नमक से। आयोडीन किससे मिलता है? नमक से। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है प्यारे भाइयों? घेघा रोग। इसको याद कर लीजिएगा। जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? यहाँ पर रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को।
रासायनिक दूध किसको कहा जाता है? हार्मोन को। किसको कहा जाता है? हार्मोन को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रुधिर चाप को नियंत्रित करता है। रुधिर चाप कहने का अर्थ होगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसको नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एंड्रिल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एंड्रिल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एंड्रिल द्वारा। याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अवीवा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अवीवा में अलैंगिक जनन यहाँ पर भाइयों विखंडन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विखंडन द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण। पत्तियों द्वारा किसका कायिक प्रवर्धन किया जाता है? तो ब्रायोफाइलम। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम जो है वो उसका कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जिससे पत्तियों द्वारा एक नया पौधा बन जाना। उसको पत्तियों में ही कोशिका निकल जाता है, उसको यदि तोड़ के कहीं पर लगा दीजिएगा तो वहीं उसका कायिक प्रवर्धन यानी कि पत्तियों से ही एक नया पौधा बन जाएगा। तो ब्रायोफाइलम याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो 46 मार के चलाते हैं। नहीं बाबू, इसका सही आंसर 23 होगा, क्योंकि दोनों का मिला के 46 होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। लेकिन केवल नर युग्मक बोलेगा तो 23, अब दोनों को मिला के बोलेगा तो ही यहाँ पर 46 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आई होप इतना तक आपको क्वेश्चन बन रहा होगा। अंत में जरूर बताइएगा कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपका सही गया। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास यहाँ पर गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है? भ्रूण का विकास यहाँ पर गर्भाशय में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न बताइए, लैंगिक जनन संचित रोग है। लैंगिक जनन करने से कौन सा रोग यहाँ पर हो जाता है? तो एड्स हो जाता है बाबू। जब कोई किसी महिला और पुरुष लैंगिक संबंध बनाता है तो यहाँ पर उससे रोग हो जाता है एड्स। उससे रोग हो जाता है एड्स। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में होती है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होते हैं? तो ब्लास्टुला। सुरक्षित गर्भपात क्या होती है? ब्लास्टुला। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित में किसी अनुवांशिक का पिता या जनक कहा जाता है। बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम समझ जाएं कि आपका ये कुछ याद किए हैं कि नहीं किए हैं। बिल्कुल बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा है जो वंशागत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है? तो आंखों का रंग पीढ़ी दर पीढ़ी से आ सकता है, चमड़ी का रंग भी आ सकता है, शरीर का आकार आ सकता है, लेकिन बाल की जो प्रकृति होती है वो वंशागत नहीं होता है। यानी कि आपको जैसे कि आपके पिताजी को यानी कि बाल करली होंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपका बाल भी करली होंगे यानी कि घुंघराला होंगे। लेकिन आंखों का रंग इफेक्ट आता है, चमड़ी का रंग यानी कि आपके माता पिता यहाँ गोरे होंगे तो आपका भी रंग गोरा ही होगा। कभी कभी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पर दोनों का चमड़ी का रंग गोरा रहता है तो बच्चा काला हो जाता है, कभी काले का गोरा हो जाता है, तो हो जाता है। लेकिन वंशावगत हो सकती है, नहीं हो सकती वो है बालों की प्रकृति। अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता को यहाँ पर अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता को यानी पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन बाबू, लास्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का उद्भव स्थान यानी कि महान मानव जो है सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो अफ्रीका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। तो प्यारे भाइयों आप जरूर बताइएगा 30 में से आपका कितना परसेंट यहाँ पर सही गया, यानी कि कितना आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट गया। ईमानदारी से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगली वीडियो
अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, टॉप 80 क्वेश्चन या टॉप 50 क्वेश्चन साइंस का, ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा, हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।